जो लोग तावड़ियादी सिस्टम से परिचित है उनको पता है कि ऐसे तो हर एक सिस्टम के दो पहलू होते हैं, दो पार्ट। एक जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, दूसरा होता है वो थियरी होता है। और हर जगह पे वो भी जगह होती है, इवन भौतिक जगत में भी प्रैक्टिकल और थियरी ये दोनों होते हैं। योग के अंदर भी प्रैक्टिकल और थियरी दोनों है। तो प्रैक्टिकल के अंदर हम जानते हैं ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है, फिर हम रिफाइनिंग एक्सरसाइज करते हैं, गोल नकेट करते हैं, आगे जाके फिर हम फेज एक्सरसाइज अलग अलग रूप में करेंगे, फिर प्रिज्म एक्सरसाइज है, करेक्टिव एक्सरसाइजेज है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तावड़िया ने दी है। और उसके बाद में आगे की भी चक्रों की साधना, वो भी वगैरह है, गायत्री मंत्र साधना है। तो बहुत सारा प्रैक्टिकल तावड़िया ने दिया है ताकि हम आराम से प्रत्याहार तक पहुँच सके। अब योग का जो पहला पड़ाव है, पहला जो स्टोन है, माइलस्टोन, वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार से योग के अंदर एंट्री होती है। तो कोई भी साधक को अगर योग के अंदर एंटर होना है तो उसको पहले कुछ और साधना करके धीरे धीरे करके प्रत्याहार तक पहुँचना पड़ता है। तो ये तावड़िया जी ने जो मेथड सब दी है वो हमें प्रत्याहार तक पहुँचाने के लिए, और तब फिर हमारा रियल योग जो है वो शुरू होगा। अभी हम रियल योग नहीं कर रहा है, अभी हमारा जो है वो प्रिपेरेशन है, पूर्व भूमिका है, जिसमें हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं योग के लिए। तो जो लोग निष्ठा से ये सब करते हैं वो फिर धीरे धीरे करके ये प्रत्याहार तक पहुँच सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को किस तरह हम समझ पाए, इसलिए तावड़िया जी ने एक पूरा साइंस नए ढंग से दिया है जो हमें और जगह नहीं मिलता है। और वो जो है वो डायग्राम्स के रूप में होता है। अब कोई व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति है कि कोई साधक है कि कोई सन्यासी, कोई महाराज है, हम कैसे जान पाएंगे या क्या कोई ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे हम समझ पाए कि ये व्यक्ति का ये स्तर हो सकता है, ये व्यक्ति का ये स्तर हो सकता है, ये कोई महात्मा है तो उनका ये स्तर हो सकता है, और कोई व्यक्ति पहुंचा हुआ है, तो समाधि तक पहुंचा हुआ है तो उसका ये स्तर हो। तो ये कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए क्या है? तभी मैंने क्या कहा, डायग्राम। ये सिर्फ तो उसके अंदर आता है, पहले डायग्राम आएगा। 5 प्रकार के डायग्राम। डायग्राम मतलब क्या है कि मन की स्थिति या इस व्यक्ति की मन की स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति जो है वो स्थिति दर्शाती है। तो वो दर्शाने के लिए जो डायग्राम बनाए हैं वो 5 प्रकार के हैं। उसमें पहला डायग्राम है डायग्राम 1। डायग्राम 1 के अंदर अब व्यक्ति की स्थिति को कैसे हम मापेंगे, कि व्यक्ति के अंदर क्या देखेंगे, एक व्यक्ति के अंदर क्या देखेंगे, तो क्या देखेंगे नॉर्मल कोर्स में सारी भाषा में कहे तो भाई ये व्यक्ति कितना गुस्सा कर रहा है, या कितना झूठ बोल रहा है, या कितना अच्छा काम कर रहा है, या लोगों को कोई मदद कर रहा है। ये ऊपर का क्राइटेरिया हमारा होता है। तो ये चीज़ अंदर हम इसको साइंटिफिक ढंग से समझे तो ये क्या क्या चीज़ है, इसको तावड़िया जी ने 4 सेंटर के रूप में बताया। कौन से 4 सेंटर? इंटेलेक्ट, इमोशनल, सेक्स एंड मूवमेंट। मुझे ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 सेंटर। अब थोड़ा मैं बोर्ड पर भी बताता जाऊंगा। अब ये हमारे ब्रेन के अंदर, ये आगे के हिस्से में 4 प्रकार के केंद्र हैं। तो उसको पहला है आई का मतलब इंटेलेक्चुअल सेंटर, जिसको हम बौद्धिक केंद्र भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल सेंटर या बौद्धिक केंद्र। ठीक है। दूसरा इमोशनल सेंटर या भावात्मक केंद्र। तीसरा जो है वो सेक्स सेंटर,
सेक्स सेंटर माने एनर्जी का सेंटर, जो एनर्जी जनरेट करता है। और चौथा जो है मूविंग, जो हम चलते फिरते बॉडी की मूवमेंट होती है, वो सारी क्रिया। अब ये चार केंद्र किस तरह काम करते हैं, तो उसका लिए कुछ माप चाहिए, मेजर चाहिए। तो ये मेजर दिया है कि भाई इसको, इसके लिए एक शब्द है इंटेंसिटी। क्या शब्द है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब ये केंद्र कितनी तीव्रता से काम कर रहा है। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, तो कितनी तीव्रता से काम कर रहा है। ये भौतिक केंद्र है किसी का, कितनी, तो वो हम फिगर में जान सकते हैं कि इसका 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 5000 है, कितने इसके अंदर हम ये करें। ये बहुत बेसिक नॉलेज है तावड़िया का, ये समझ लेना। ये अभी जो ग्रंथ स्वामी जी को दिया ना, उसके अंदर ही है। आप अकेले समझने जाओगे तो कभी समझ नहीं पाओगे, ये इतना मुश्किल है। तो एकदम मैं आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, वो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो ये इंटेंसिटी चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं वो जान सकते हैं, और हमें कहाँ जाना है वो भी हम जान सकते हैं। इसलिए ये साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और पहले मैं ले रहा हूँ पहले दिन। अब ये जो तीव्रता है उसकी मैक्सिमम क्या है, वो तावड़िया जी ने बताई है। तो डायग्राम मन के अंदर कोई व्यक्ति होगा तो उसकी मैक्सिमम तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी? 2000। फिर यहाँ 4000, फिर यहाँ 8000, और ये हाँ 2000। अब ये क्या है? 2000, 4000 ऐसे बोल दिया, लिख दिया, पर क्या है, क्या है इसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी तो है, पर क्या इंटेंसिटी किसकी? तीव्रता सानी सेंटर्स ना શું આવે છે તેની આ કહેવાય ઇમોશનલ ઇમ્પલ્સ આવે છે, બરાબર છે। પણ આ જે બોલે છે એને શું કહેવાય? इसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इसका टोटल में आता है। इसको क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ एनर्जी। 2000 क्या है? एनर्जी है ना। अब एनर्जी कितनी आई, कितने यूनिट आए? 2000। इसके अंदर ये मैक्सिमम, इसके अंदर कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? 4000 तक हम एनर्जी को इकट्ठी कर सकते हैं। इसके अंदर 8000 और यहाँ 2000। अब हर चीज अच्छी और बुरी होती है ना, तो यहाँ भी ये नियम तो लागू पड़ेगा कि ये अच्छी माने प्लस और बुरी माने माइनस। तो भाई ये कोई व्यक्ति के अंदर ये प्लस में है 2000 की माइनस में, अब किसी के अंदर प्लस में, किसी के अंदर माइनस में, हाँ? तो अगर प्लस में है तो वो आगे जा रहा है, प्रोग्रेस है। अगर माइनस है, माइनस का मतलब क्या कि उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत पड़ी हुई है, हर चीज में इनकार है, हर चीज के अंदर कुछ ढूंढता रहता है, बुराइयां ढूंढता रहता है। अरे ये तो ये खराब है, इसमें तो कोई मजा नहीं है, फिर दूसरे को नीचा दिखाने का, ये सारी जो नेगेटिविटी पड़ी है वो माइनस के कारण है। और जिसके अंदर प्लस होती है वो आदमी पॉजिटिव होता है। चलो भाई क्या करना है, चलो करते हैं साथ मिलकर, तो वो पॉजिटिव ये होती है। तो अब ये बनी कैसे? इसके 2000 या 1000 ये समझो कि जीरो नहीं होती है। जब जीरो हो जाती है तो आदमी मर जाता है। चारों केंद्र के अंदर जीरो होती है तो केंद्र काम नहीं करते, आदमी मर जाता है। पर मिनिमम 15 तक हो सकती है, प्लस और माइनस, बराबर। तो प्लस माइनस 15 तक है, तो ये लोएस्ट रेंज है, ये हाईएस्ट रेंज है। तो व्यक्ति के अब कैसे नक्की होगा?
तो आप किस तरह का विचार कर रहे हैं इसके ऊपर से ये नक्की हो। अब एक विचार मैंने किया, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा विचार है भगवान के बारे में या कोई और चीज के बारे में, तो क्या होगा कि कोई भी एक केंद्र के अंदर या दो केंद्र के अंदर ये इंटेंसिटी जो है वो प्लस के अंदर बनेगी। मैंने एक अच्छा विचार किया, मानो कि इसके अंदर ये 2000 में कम से कम 1000 की तो ये कमानी हो गई, ये कमानी है दिन भर की हमारी। हम हर समय इसको लेते हैं और प्लस माइनस हर समय। अभी यहाँ बैठे ये मशीन तो चालू है हर समय। अब क्या सोच रहे हैं, अभी बैठे बैठे अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर आपका बाद में यहाँ -4 हो जाएगा। अगर ठीक सोच रहे हैं तो आपका प्लस हो जाएगा। तो जीवन के हर क्षेत्र के अंदर, हर काम के अंदर ये बनता है। तो ये अच्छा विचार कर लिया तो मानो कि 1000 कर गए। तो मुझे कोई खराब विचार आ गया, किसी के बारे में मैंने गलत सोचा, तो यहाँ इमोशनल लेवल के ऊपर क्या होगा, माइनस के अंदर आएगी 2000 3000 और बहुत एकदम जुनून वाला, एकदम खराब प्रकार का या फिर क्रिमिनल टाइप का, तो फिर 4000 तक माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, है समझ में कि ये माइनस में कितनी बनती है, प्लस में। बहुत अच्छा विचार किया तो वो प्लस में बन जाएगी कोई भी सेक्टर के अंदर, और बहुत बुरा विचार किया तो वो माइनस के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर बन जाएगी। अब ये 2000-4000 का टावर यदि ने शॉर्ट में कर दिया तो ये 2000 के लिए उन्होंने खाली 2 बताया, 2, ये 4, ये 8, ये 2। तो डायग्राम बनता, इसको क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, रेशियो। तो डायग्राम बनता रेशियो क्या होगा, 2:4:8 मतलब कि उससे वो व्यक्ति का जो दिमाग है वो इस तरह से काम कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 जो है प्लस या माइनस इंटेंसिटी को प्रभावित कर सकता है। या यहाँ जो है इमोशनल सेंटर में 4000, यहाँ 8,000 और यहाँ 2000, तो उसका रेशियो बन गया 2:4:8। अब इसको जरा ये शब्द थोड़ा हमारे दिमाग में बैठते नहीं है, इंटेलेक्चुअल इमोशनल, तो हम अपनी ट्रेडिशनल भाषा में बात करते हैं। तो ये इनको ट्रेडिशनल भाषा में क्या कहते हैं, सत्व रजस तमस। ये इंटेलेक्चुअल माने सत्व, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अपने शब्द है, इसको पकड़ के रखो। ये है सत्व, ये है रजस, ये है तमस, और ये जो आएगा वो टोटल में आएगा, समझे, ये आएगा टोटल में। टोटल में कैसे आएगा कि जैसे कि एक विचार में मैंने किया और एक विचार के मैंने उसमें से ये इंटेलेक्चुअल सेंटर में 500 प्लस हुआ, इंटेलेक्चुअल इमोशनल सेंटर मतलब कि सत्व मैंने निकाला 500 एक विचार में, और रजस से निकाला मैंने 200 प्लस, और तमस में निकाला मैंने 200 प्लस। कितना टोटल होगा, 900। तो ये जो है मूविंग का 900, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये नाम याद रखना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब क्या कि मैंने जो विचार किए, मानो कि 1 मिनट तक मुझे जो विचार आया और 1 मिनट में मुझे अलग अलग विचार आया, कोई प्लस में आया, कोई माइनस में आया, कोई प्लस में आया, कोई माइनस में आया, तो 1 मिनट के बाद जब इसका टोटल करूंगा वो आएगा रिजल्ट। आया समझ में, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, आया समझ में। हर समय हम जो विचार करते हैं वो हमेशा प्लस माइनस में चलते हैं, क्योंकि विचार स्थिर नहीं है। विचार में कोई अच्छा भी आ जाएगा, फिर बुरा भी आ जाएगा, फिर से अच्छा आएगा, कोई थोड़ा नॉर्मल होगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। डिजिटल कैसे होते हैं, शेयर बाजार में देखा ना, ऐसा कैसे डिजिटल में चलता रहता है फिगर, अभी शेयर का भाव इतना बढ़ गया, फिर कम हो गया, भाव कम हो। इसी तरह ये जो है ये हमारे यहाँ ये डिजिटल क्लॉक है, यहाँ चलता रहता है हर समय।
और जैसे विचार इस तरह, अब हम अपने ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो अगर प्लस में बनी, मानो कि दिन भर के अंदर ये कारखाना चल रहा है और दिन भर के अंदर हमने 5000 इंटेंसिटी इकट्ठी की, अगर वो प्लस है तो वो 5000 हमारी कमानी है, हमने ये हमारी इनकम हो गई, ठीक है। और अगर हमने ये सब प्लस माइनस करके कुछ गड़बड़ हो गई दिन भर में, -2000 हो गए, तो क्या हुआ? दिन घाटे में गया। हम कभी कहते हैं ना आज दिन अच्छा नहीं गया, बहुत बड़ा घाटा होगा। देखो कई लोगों के अंदर नेगेटिव इंटेंसिटी बननी चालू हो गई, ये कैसे हो गया? जब कुछ चीज अनचाही बनती है ना तो तुरंत अंदर नेगेटिव एनर्जी बननी चालू हो जाती है। तो हमें ये कितना जरूरी है कि हम नेगेटिव नहीं बने, चाहे कुछ भी होता है, इधर ये हुआ उधर हुआ, हमें क्या फर्क पड़ता है, पर नहीं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा दिन भर के अंदर स्कोर ये हो जाता है, ये रोज का स्कोर, फिर महीने का हिसाब लगाओ, फिर साल का हिसाब लगाओ और फिर जिंदगी के आखिर में। तो एक सामान्य आदमी के क्या होगा जिंदगी के आखिर में, कितना प्लस होगा माइनस होगा, क्या होगा? हाँ, ज़्यादातर माइनस होता है और दुख की बात है, क्योंकि हम प्लस के लिए करते क्या है, क्या किया हमने, अच्छा क्या किया? हम पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर समय इसके लिए जाते हैं और पैसा कमाने में भी गड़बड़ थोड़ी ऊपर नीचे तो कर देते हैं, तो ये सब माइनस में जाए करो। हम दिन में आप सोचिए कि मैं पुण्य का काम, पुराने शब्द वापरते कि भाई पुण्य का काम मैंने कितना किया दिन में, कमानी तो होगी पुण्य के काम से ना, या पुण्य का काम मतलब कि औरों के लिए कुछ भाग और के करो ऐसा नहीं, हम अपने लिए भी करते हैं तो हमारे लिए भी पुण्य का काम, हम साधना करते हैं, दिमाग को शांत रखते हैं, स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा करते तो वो पुण्य ही है, हम पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं स्टेप के द्वारा, ठीक है। तो कितना करते हैं? अगर कोई अच्छी साधना, ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर जाके कोई सेवा करो, गौशाला में काम करो या किसी को खाना खिलाओ, ये जरूरी नहीं है। अगर हम अपने लिए भी साधना करते हैं और हम अपना नेगेटिविटी से बचते रहते हैं तो ये सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, और फिर हम धीरे धीरे करके ये प्लस इंटेंसिटी। अब ये क्यों जरूरी है? ये लास्ट में जब मरते समय प्लस है या माइनस है क्यों जरूरी है? प्लस होना क्यों जरूरी है? माइनस होगा तो क्या होगा? हमारे संस्कार को अपग्रेड करता है। ये तो आपकी कमानी है, बराबर, ये माइनस में कमानी हुई या प्लस में। अब दूसरा जन्म में क्या होगा? पहला काम तो हम कहाँ जन्म लेना है, कौन से माँ बाप के वहाँ जन्म लेना है, कौन से माँ बाप के वहाँ जन्म लेना है, फिर कौन से कंट्री में जन्म लेना है, किस तरह का माहौल मुझे मिलेगा, वो कौन नक्की करता है? कमानी। अगर अच्छी कमानी की तो अच्छे माँ बाप के वहाँ जाएंगे, जहाँ से अगर हमारा साधना का बेस है तो हम ऐसी जगह पर जन्म लेंगे जहाँ से हमें साधना मिलेगी और हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अगर हमारे ये नहीं है और माइनस के अंदर हमने किया तो हो सकता है झोपड़पट्टी में भी जन्म लेना पड़े, या कोई सामान्य व्यक्ति या कोई क्रोधी माँ बाप के वहाँ जन्म लेना पड़े, कुछ भी हो सकता है। और कहाँ जन्म लेते हैं उसका दूसरा जन्म के अंदर आपका जो विकास है, इवोल्यूशन है, उसके ऊपर बहुत आधार पड़ता है। अगर अच्छे घर में जन्म ले लिया तो आपका विकास बहुत जल्दी होगा, अच्छे माँ बाप है, समझदार है तो आपकी अच्छी परवरिश करेंगे, आपको और आगे ले जाएंगे। अब माँ बाप ही गवार जैसे मारेंगे, जुड़ेंगे तो क्या होगा? बच्चा का क्या विकास होगा? तो इसलिए कहते हैं कि भाई हमारा प्रारब्ध हमारे हाथ में। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें भेज देते हैं कि जा भाई तू इधर जन्म लेना, तू झोपड़पट्टी में लेना, तू महल में जन्म लेना, ये भगवान के हाथ में भी नहीं। वो तो ये कहता है कि तू कैसी कमानी की तो इस तरह तुझे जन्म मिलेगा, इस तरह तुझे माँ बाप मिलेगा, इस तरह तुझे माहौल मिलेगा, इस तरह पति पत्नी मिलेंगे, इस तरह बच्चे भी आएंगे, सब कुछ इसके ऊपर आधार है।
और हम जीवन ऐसे ही गंवा देते हैं। कितनी हमारा इग्नोरेंस है, कितना हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, जीवन के प्रति हमारा क्या है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। ऐसे ही जीवन दिन भर जीते रहते हैं और गंवाते रहते हैं हर दिन, और हर दिन ज़्यादातर तो माइनस इंटेंसिटी ही करते हैं। ये साइंस में इसलिए समझा रहा हूँ कि हम किस तरह जी रहे हैं ये आप समझिए। और अगर आप प्लस इंटेंसिटी इकट्ठे नहीं करेंगे, आज चाहे कोई भी उम्र है, 60 साल के हो गए तो भी दिक्कत नहीं है, आज से आप प्लस इंटेंसिटी जमा करना चालू कर दोगे तो आगे जाके बहुत फायदा है। ये सामान्य व्यक्ति जो है ये रेशियो से ही जीता है, और ये रेशियो का मतलब ये है कि उसके अंदर इमोशन ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, उसके अंदर बुद्धि जो है वो थोड़ी कम है, उसके अंदर इमोशन ज़्यादा है, मतलब रजस बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा गुस्सा करेगा, ज़्यादा कुछ और नेगेटिविटी करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो ये थोड़ा जो अच्छा होगा तो सत्व हो जाएगा। और कई बार हम तमस में चले जाते हैं, मतलब बुरी स्थिति के अंदर। तमस का मतलब जो गिरी हुई स्थिति है उसको तमस कहते हैं। जो क्रिमिनल माइंड होते हैं वो तमस के होते हैं। जो रजस का माइंड जो है वो भागा भागी, ये दिन करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये जो है वो रजस का माइंड। और सत्व का माइंड है वो ध्यान का माइंड, जो शांति से बैठेगा, ध्यान के बारे में सोचेगा, कुछ स्टडी करेगा, साधना करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से होती है। अब हमें तय करना है कि क्या करना है। अब मानो कि पूरी हमने साधना कर ली तो क्या पिक्चर बदल जाएगा, कौन सा दूसरा पिक्चर आएगा? I22 सत्व बढ़ेगा। अब उसके साथ में थोड़ी और भी सब सवाल बताया, अभी तो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसके साथ में एनर्जी जनरेट होती है। तो एनर्जी जनरेट कैसे होती है? सेक्स एनर्जी, इमोशन एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, वो सारी चीज़ें फ्रूट फॉर्म में ये होती है। ये सब एनर्जी बनती है वो फ्रूट फॉर्म में होती है, मतलब कि रिफाइंड नहीं होती है, अशुद्ध रूप में। तुमने खाना खाया तो खाने में से 3 प्रकार की एनर्जी बनती है। फिजिकल एनर्जी बनती है, एक इमोशन एनर्जी बनती है और एक सेक्स एनर्जी बनती है। तो भगवान को ये संसार चलाना है, इसलिए हमें सेक्स एनर्जी दिया ताकि संसार कायम रहे, संसार रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए भगवान ने ये बनाया। और दूसरा जो ये है कि जो इमोशंस है वो हमारे क्रूड है। क्रूड मतलब कि हमारे अंदर शुद्ध इमोशंस नहीं है, वो अनरिफाइंड इमोशन। तो वो जो है वो यहाँ हमें जो खाना खाते हैं और जो एनर्जी जनरेट होती है वो सब क्रूड, उसको रिफाइन करना पड़ता है, और इसलिए योग करना। तो जब हम योग करते हैं तो हमारी इमोशनल एनर्जी जो है वो रिफाइंड हो जाएगी, सेक्स एनर्जी रिफाइंड हो जाएगी। तो क्या होगा कि भाव की दशा अलग बन जाएगी। अब अंदर इमोशंस अच्छे आने लगेंगे, किसी के प्रति भाव आता है, किसी को मदद करने की इच्छा होती है, संसार का भला हो ऐसा भाव होता है। तो तब होगा कि इमोशंस जब है शुद्ध हो जाएंगे, रिफाइन हो जाएंगे, तो क्रूड में से फिर रिफाइन हो जाएंगे। तो ये भी एक फोर के अंदर ये चीज़ पहले जो स्थिति है उसके अंदर ये होता है। इसके बाद में और भी एनर्जी की बात है, वो बाद में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आप पहले ये सोचते कि इंटेंसिटी बनती कैसे है, क्या चीज़ के द्वारा इंटेंसिटी बनी, बेसिक मटेरियल क्या है इंटेंसिटी का? 2000 4000 तो देखा हमने, कौन सा मटेरियल? इनकमिंग इम्पल्स। विचार क्या मतलब क्या? विचार किससे बनता है? मेमोरी। हाँ बोलो बोलो। पहले क्या अंदर आता है 5 इंद्रिय से? अभी आप कान से सुन रहे हैं, बरोबर? तो कानों द्वारा तो अंदर जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? इम्पल्स। आँख से देखते हैं और अंदर चित्र अंदर आता है, उसको क्या कहते हैं? तो 5 इंद्रिय से जो फील होता है, ठंडा गर्म है,
तो स्पर्श से होता है। टेस्ट करते हैं तो मीठा है, कड़वा है, तो वो भी एक, या इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, मतलब कि जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। आँख से मैं देखता हूँ तो मुझे ज्ञान होता है कि हाँ ये चीज़ हरी है, नीली है। कान से सुनता हूँ तो कुछ पता चलता है, स्पर्श करता हूँ तो पता चलता है, स्मेल लेता हूँ तो पता चलता है ये अच्छी है, बुरी है। और टेस्ट, ये 5 इंद्रिय से ज्ञान मिलता है, इसके लिए उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और ये 5 डोर से, दरवाजे, जहाँ से इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है, ठीक है। तो ये 5 दरवाजे से और तक कोई रूप में इम्पल्स अंदर नहीं आ सकता है, 5 दरवाजे से ही आना सकता है। तो इनकमिंग इम्पल्स का मतलब क्या है कि 5 इंद्रिय से, चलो मैं आपको नहीं लिखता हूँ, 5 इंद्रिय से जो अंदर आता है वो उसको कहते हैं इनकमिंग इम्पल्स, मतलब अंदर आने वाला स्पंदन। इम्पल्स मतलब स्पंदन या तन्मात्रा। अब इम्पल्स की भी डेफिनेशन तालिया जी ने की है। इम्पल्स मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट, एक छोटा सा कण, एकदम एनर्जी का छोटा सा कण, इसको इम्पल्स कहते हैं। जैसे एटम है, तो एटम जो है ना, वो एटम कितना सूक्ष्म है, तो एटम एकदम छोटा है, आँख से दिखता भी नहीं है, ऐसी चीज़ है, उसको एटम कहते हैं। तो एटम एक इम्पल्स होता है। तो इस तरह जो अंदर आता है वो इम्पल्स आता है, छोटे से छोटी एनर्जी आती है। अब इसकी स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से अंदर आता है? 2 स्पीड है इसके अंदर। एक जो है हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर हर सेकंड में कितना बॉडी ब्रेन सिस्टम में आते हैं? 30,000 बॉडी ब्रेन सिस्टम में, 30,000। देखिए एक सेकंड में जो सोचो कितनी स्पीड होगी। एक तो एक एटम को भी हम देख नहीं सकते, और इतना सीरीज में फटाफट आता ही जा रहा है। अब तावलिया जी ने दूसरा फिगर भी दिया है 120, तो वो क्या है? वो जो है ये 30,000 बॉडी ब्रेन सिस्टम में आता है। वहां से ब्रेन में विचार बनने के लिए कितने जाते हैं? 120। विचार बनने के लिए, समझ लो, विचार बनने के लिए 120 जाते हैं। ओवरऑल आता है 30,000। तो ये मटेरियल हो गया विचार का इम्पल्स। एक सेकंड के अंदर 120 एक सेकंड, हम एक सेकंड के अंदर। और फिर क्या होता है, चलो 5 इंद्रिय से, फॉर एग्जाम्पल मैं आँख से ये पेड़ देख रहा हूँ, तो मुझे ये पेड़ का इम्पल्स क्या हुआ, अंदर आया। कौन सी स्पीड से आया? 120 की स्पीड से आया। अब क्या हुआ, वो कहाँ जाएगा इम्पल्स? ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं मूलाधार। अब हमारे ब्रेन के अंदर क्या है? ब्रेन के अंदर क्या है? मेमोरी से, मेमोरी है ना। ब्रेन जो है, ब्रेन का पिछला हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी का ये ब्रेन का हिस्सा 3A, इसको कहेंगे 3A, ये 3B। 2 प्रकार की मेमोरी के यहाँ पीछे के हिस्से में 2 पुल है। पुल मतलब समझते हैं ना, जैसे स्विमिंग पूल कैसा है, स्विमिंग पूल के अंदर पानी रहता है, तो ये पुल है। पुल है क्या? खाबोचिया। तो इसमें जो है वो इस जन्म की मेमोरी, और उसमें जो हमारे पिछले लाखों जन्म हो गए सबकी मेमोरी यहाँ है। डेटा, पूरा डेटा यहाँ पर आया अनेक जन्मों का। समझे कि आपसे 5,000 साल पहले मैं क्या था,
तो इसका डेटा यहाँ पर है। अब ये सब आप बोलोगे कि भाई इससे छोटे इतने कैसे सब ये सब समझ जाता होगा कि अब तक में तो हमने लाखों जन्म लिए होंगे, तो इतने छोटे ब्रेन के अंदर ये कैसे? तो ये कौन से फॉर्म के अंदर है? ब्लूप्रिंट। हाँ, ब्लूप्रिंट। इसका फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, अभी एक इलेक्ट्रॉनिक में एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना गीगाबाइट या इससे भी ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, छोटी सी चिप पे। तो ब्रेन के अंदर ये जो है वो एक जैसे कि एक बड़ी चिप है, और इसके अंदर अनेक जन्मों का हमारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ। अब क्या कर रहे थे हम? इम्पल्स अंदर आया, आँख से मैंने देखा, मेरे अंदर इम्पल्स आया, और अब कहाँ जाएगा? फाइनल कोड से ऊपर चढ़ेगा और कहाँ आएगा? यहाँ क्या है? मेमोरी पेज। इसको क्या कहते हैं? मेमोरी पैटर्न। ये शब्द ध्यान में आना, मेमोरी पैटर्न। तो मेमोरी पैटर्न क्या है? मेमोरी पैटर्न क्या है? मेमोरी पैटर्न कैसे बनती है? हैबिट मतलब जब एक चीज आप बार करते हैं तो हैबिट हो जाती है। एक आदमी है, पहले दिन झूठ बोला, दूसरे दिन भी बोला, तीसरे दिन भी बोला, फिर क्या होगा? हैबिट में क्या हुआ? अंदर उसकी मेमोरी बन गई, मेमोरी पैटर्न बन गई। एक आदमी गुस्सा कर रहा, आज गुस्सा किया, कल किया, परसों किया, क्या हुआ? क्या इकट्ठा हो गया? गुस्से की मेमोरी पैटर्न बन गई। अब ये मेमोरी पैटर्न इस जन्म की नहीं होती, मेमोरी पैटर्न तो बहुत जन्मों से हम लेके आते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर एक वैरायटी है ना, इसके अंदर कुछ अच्छा है, इसके अंदर कुछ और है, इसके अंदर कुछ और है। हर एक, इसको हम संस्कार कहते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग संस्कार है। क्यों है? मेमोरी पैटर्न अलग। अब मेमोरी के पैटर्न कैसे बनेगी? फिर से अगर बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो कौन सी चीज से मेमोरी ये संस्कार बनेंगे? मेमोरी रिजल्ट। अब आपकी दिन भर में या साल भर में या पूरे जीवन में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनी, वो जो है वो मेमोरी पैटर्न बन जाएगी। बरोबर? इसको हमारे शास्त्र के भाषा में संस्कार कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति के ऐसे संस्कार है। फिर हम बोलते हैं ये नीच संस्कार है, ये उच्च संस्कार है, ये अच्छा संस्कार है, बुरा संस्कार है। अकॉर्डिंगली हम बोलते रहते हैं, पर है सब ये यहाँ। अब मैं फिर से ये इम्पल्स पेड़ का मैंने देखा, क्या हुआ? यहाँ आया, यहाँ क्या पड़ा है? मेमोरी। किस चीज की मेमोरी पड़ी है? पेड़ की। उस पेड़ की मेमोरी पड़ी है। तो वो अब दो इकट्ठे हो गए, इनकमिंग इम्पल्स मतलब इनकमिंग इम्पल्स प्लस दूसरा क्या हो गया? मेमोरी पैटर्न। अब दोनों को मिलके क्या होता है? दोनों मिलके क्या बनेगा? विचार बनेगा। अब दोनों मिल गए यहाँ, अब विचार कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न यहाँ बने, यहाँ से वो दोनों यहाँ आए। इसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, या दावरिया चीज को ब्रेन 1 कहते हैं। ब्रेन 1 जैसे वो ब्रेन 3 था, इस तरह ये ब्रेन 1, और ब्रेन 1 के अंदर IESM के अंदर। तो ये इनकमिंग इम्पल्स दोनों मिलके जो आया वो पैकेज, इसको पैकेज कहते हैं। ये यहाँ ब्रेन के ऊपर आया, यहाँ 4 केंद्र पड़े IESM। अब जैसा मैंने इम्पल्स लिया अंदर, और जैसी मेमोरी पैटर्न, मतलब अच्छा इम्पल्स आता है और उसमें से अच्छी मेमोरी निकलती है, और जो बनेगा अगर वो अच्छा विचार बना तो ज़्यादातर ये सत्व के ऊपर खुलेगा।
क्योंकि ये सत्व रजस तमस। अगर मेरे अंदर एक गुस्से का विचार आ गया, किसी को देखा और वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो मुझे गुस्सा आ गया, तो ये दोनों मिलके एक विचार बना, वो कहाँ जाएगा? इमोशन। मुझे गुस्सा आता, गुस्सा क्या है? इमोशन है। और दूसरी भाषा में कहे तो रजस है, रजोगुण है। तो यहाँ खुल गया। अब ये विचार जो बना उसकी इंटेंसिटी उसके ऊपर आता है कि मैंने देखा और मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो एकदम इंटेंसिटी हाई हो जाए, ऐसे हो जाते ना आदमी आग बबूले एकदम गुस्से में, तो ये एकदम यहाँ खुलेगा जोर से ध्यान दे। अब इंटेंसिटी क्या है कि यहाँ जो खुलता है उससे ये सब जो होता है ये अभी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, मतलब कोडेड है। अब यहाँ डिकोड होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, कोई भी जगह पर डिकोड होता है। डिकोड मतलब कि अपनी भाषा विचार जो अंदर मैंने पेड़ देखा, तो जो अंदर आया इनपुट वो अपनी भाषा में नहीं आया, वो कौन से फॉर्म में आया? मतलब क्या पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया। इनपुट जब आता है अंदर तो कौन से फॉर्म में आता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। अब जब यहाँ विचार बनेगा तो अपनी भाषा, अब मैं गुजराती हूँ तो मेरे अंदर गुजराती में वो विचार बनेगा कि ये अच्छा है, बुरा है, कोई हिंदी वाला है, कोई इंग्लिश वाला है, तो उसका इस तरह विचार करेगा। और कहाँ बनेगा वो डिपेंड करेगा कि उसने क्या देखा और उसके अंदर क्या भाव आया। उसने कुछ देखा और अच्छा भाव आया तो सत्व में वो करेगा। उसने देखा और उसके अंदर गुस्सा आ गया तो वो इमोशन में करेगा। उसके अंदर और खराब भाव आ गया कि उसका कुछ बुरा कर दो, तो यहाँ ये सेक्शन करते तमस मार उसको, तो ये तमस के अंदर आएगा। ठीक है, तो कहाँ खुलेगा इसके हिसाब से ये विचार हमारा बन गया। अब ये इसकी तीव्रता से ये बनता है, वो हमारी वो जो है वो इंटेंसिटी बनेगी, जो करेगा 2000, 4000, 8000। तो ये जो विचार बने वो कितनी तीव्रता से, अगर बहुत गुस्सा वाला विचार है तो ये 4000 भी हो जाएगा, पर वो माइनस में हो जाएगा। और बहुत एकदम भाव आ गया, मैंने नदी को देखा और मुझे माता का स्वरूप लगा, एकदम भाव आ गया, तो क्या होगा? ये भाव इमोशन से उसमें 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह का भाव अंदर आता है उसके मुताबिक ये हमारे फिगर बनेगी 2000, 4000। मतलब हमारी कमानी करते, खोट करते, हर समय ये चालू रहता है धंधा। भगवान ने ये डिजिटल किया हुआ है और हर समय हर एक व्यक्ति के अंदर, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, सबके अंदर ये डिजिटल क्लॉक चलती रहती है और ये नफा नुकसान का जो है धंधा चालू होता है। तो ये अभी हमें सोचना है कि हम किस तरह के विचार करते हैं। अगर हमारे अंदर ज़्यादा नेगेटिव विचार होंगे तो ये माइनस इंटेंसिटी इतनी इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर जन्म के अंत में वो पूरा पहाड़ जैसी इकट्ठी हो जाएगी, लाखों करोड़ों के अंदर इंटेंसिटी बन जाएगी। तो ये विचार किस तरह बनते हैं ये इसका साइंस है। समझ में आया विचार कैसे बनेगा? दो चीजों से बनेगा। कौन सी दो चीज? इंटरमीडिएट इम्पल्स और मेमोरी। दोनों कैसे आते हैं? कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं। और जब विचार बनते हैं तब कौन से फॉर्म में होते हैं? डिकोड होता है तो कौन सा फॉर्म बन जाता है? कोडेड में से डिकोड हुआ तब क्या हुआ? पर वो इलेक्ट्रॉनिक में से कैसे इसमें हुआ ट्रांसफर? क्या हुआ? अरे जोर से बोलो। सेल्यूलर नहीं, इसके इलेक्ट्रॉनिक और सेल्यूलर के बीच में क्या होता है? तो विचार क्या है? इतने सालों से पढ़ रहे हैं और बोलते नहीं है कि विचार क्या है? मॉलिक्यूलर। जब वो डिकोड होता है तो इलेक्ट्रॉनिक में से वो थोड़ा नीचे आया। इलेक्ट्रॉनिक बहुत सूक्ष्म है, इसमें से थोड़ा जो विचार बना वो स्थूल बना। इम्पल्स सूक्ष्म है, विचार से थोड़ा स्थूल है, तो विचार जो है वो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर। और जब भाषा बनती है तब सेल्यूलर। समझे? विचार की ये 3 स्थिति है। डिकोड हो गया और हमारी भाषा में फिर हम बोलेंगे कि ये पेड़ है, ये है, वो है।
हम इसको रिकग्नाइज करते हैं, ये रिकग्नाइज। तो इस तरह विचार बना, ये ध्यान में रखना विचार किस तरह बनता है। ये साइंस को और कोई जगह पर नहीं मिलेगा, ये खाली कावड़िया जी के पर्पज ऑफ अटेंडेंस और इनर डिसिप्लिन में ही है। ठीक है, हाँ जरा आगे आ जा, मैं दे रहा जरा आगे आ जा। हाँ ये सब क्या है, इम्पल्स क्या है, ये जो बार जो हम कहते हैं 5 इंद्रिय से आए, क्या है, नेचर है कि नहीं? ये स्थूल इंद्रिय की बात नहीं है। मैं कान से सुनता हूँ तो कान जो है उसको क्या कहते हैं, और ये जी 2 शब्द आप करते हैं, एक सेंसिस एंड देन ऑर्गन। ये कान क्या हुआ, अंदर जो एनर्जी आई, इम्पल्स आया, वो क्या हुआ, सेंस। ठीक है, तो सेंस क्या है, नेचर ही है ना। तो वो नेचर हमारे अंदर आया, तब उसके हमारे संस्कार के मुताबिक उसका इंटरप्रिटेशन होगा और जो बनेगा फाइनल वो विचार बनेगा। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रश्न है? सर जैसे बोलते हैं जैसे इनर वर्ल्ड तो एक यूनिवर्सल करेक्शन है कि जो बाहरी वर्ल्ड की हमारा वो सब सपोर्ट होता है, जैसे हमारे इंटरनल स्टेट्स। पर यही हुआ ना, इम्पल्स अंदर आता है तो बाहर का ही कुछ अंदर आया ना, और वो ही हमारा स्टेट बनाया ना, ये आईएसएम स्टेट है। अब तुम पुरानी भाषा और पुराने विचारों को छोड़ दो, इस तरह सोचना शुरू करो तो समझ में आएगा। अब साइंस जो है ये इम्पल्स का साइंस है और वो चिट्ठी से आता है। अब जिसको हम नेचर कहते हैं, तो नेचर क्या है, चिट्ठी है, और इम्पल्स कहाँ से आया, चिट्ठी से आया। तो चिट्ठी क्या है, यूनिवर्सल डिवाइन, और ये अंदर आया हमारा पोखा क्या है, इंडिविजुअल माइंड, बराबर। तो यूनिवर्सल इंडिविजुअल में आया। सर बात करना है कि इम्पल्स आते हैं और बाद में जब सेम मेमोरी पैटर्न से जुड़ता है तो वो थॉट या बनता है, बाकी वाले डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो ये सेम मेमोरी पैटर्न का क्या है, उसके कैसे, इसलिए तावड़िया जी शब्द क्या कहते हैं, इनकमिंग इम्पल्स एंड कोरस्पोंडिंग मेमोरी पैटर्न, मतलब तो आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न। तो ये एक नेचर का एक प्रकार का एक मैकेनिज्म है कि जैसे इम्पल्स आया ऐसे ही मेमोरी बाहर आएगी। मैं पेड़ देख रहा हूँ तो पर्वत की मेमोरी तो बाहर नहीं आएगी। पेड़ देखा तो पेड़ की इम्पल्स अंदर आया तो कंपल्सरी पेड़ की ही मेमोरी को बाहर आना है, अंदर से आना है, ये 3A से आना है, यहाँ से। ये अच्छा पेड़ है, वो बाद में आएगा, वो आईएसएम के अंदर में रह जाएगा। अच्छा है बुरा है वो वहाँ नहीं है, यहाँ तो भी इलेक्ट्रॉनिक है तो भाषा तो है नहीं, तो अच्छा बुरा यहाँ नहीं होता है। वहाँ तो वही होता है कि मैंने अंदर पेड़ का इम्पल्स आया, वो पेड़ का जैसे कि आम का पेड़ है तो आम का पेड़ की ही मेमोरी निकलनी चाहिए। पेड़ तो हजारों प्रकार के होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आम का पेड़ देखा और नीम की मेमोरी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। आम का पेड़ देखा है तो आम की ही मेमोरी बाहर निकलनी चाहिए, तो रिकॉग्नाइज होगा ना कि हाँ ये आम का पेड़ है। फिर आम का पेड़ में भी वेराइटी होगी, ये हापुस है, लंगड़ा है, ये है, वो है, तो वो भी मेमोरी है। एक आप बता रहे थे स्पेक्ट्रम, जो हमारे इम्पल्सेस आते हैं वो उस स्पेक्ट्रम के अंदर ही हम उनको कैच करते हैं और वो हमारे मेमोरी में वो रेंज, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, कौन सी रेंज में आएगा। तो इम्पल्स तो ये प्रकृति के अंदर हजारों प्रकार के पड़े हैं और सबसे ऊंचे से ऊंचे लेके निम्न तक। अब आप केदार जाते हैं तो वहाँ अच्छे वाइब्रेशन, हम कहते हैं अच्छे वाइब्रेशन, मतलब कि वहाँ जो है वो इम्पल्स कुछ प्रकार के पड़े। अभी हम वहाँ जाते हैं और हमारी रेंज जो अगर बड़ी है तो हम वो कुछ प्रकार के इम्पल्स को अंदर ले सकेंगे। अब हमारी रेंज ही कम है, हम लोग केदार जाएंगे क्या फायदा, कोई बात नहीं, दर्शन करके आ जाते हैं। पर वो जो हमें फायदा मिलना है, तो अगर हमने योग करके स्पेक्ट्रम को बड़ा किया होगा तो वो फायदा मिलता है, तो तीर्थाटन करने का फायदा है, नहीं तो भटक के आ जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रम को बड़ा करना है तो ये योग से होगा। तो निम्न प्रकार, फिर अभी जैसे आज साधक आगे बढ़ता है तो निचले वाला स्पेक्ट्रम है ना वो ऊपर जाता है, मतलब अभी बहुत नीचे एकदम गंदे प्रकार के इम्पल्स नहीं आ सकते, किसी को मार दो, किसी का खून कर दो, इस प्रकार के भी इम्पल्स होते हैं। पर अभी हम थोड़े ऊपर आ गए तो वो प्रकार के इम्पल्स हमारे अंदर नहीं आते।
जिसका क्रिमिनल माइंड है उसके अंदर वो भी आ जाए, क्योंकि उसकी रेंज अलग है। एक सामान्य व्यक्ति की रेंज अलग है, एक साधक की अलग है और एक संघ की अलग है। सबका स्पेक्ट्रम, सबकी रेंज अलग है। तो हम अभी सामान्य रेंज में है, उसको जरा बड़ा करते जाना है तो अच्छी चीज हम अंदर विचार करते हैं। सर ये छोटा बच्चा होता है, उसका जो मेमोरी बोलते हैं, अगर वो कोई आँख से कोई वस्तु देखा, जैसे वो पेड़ देखा है, उसके मेमोरी में अगर पहले फ्री है तो बनेगा। छोटा अगर एकदम छोटा बच्चा है तो उसके अंदर मेमोरी इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, प्रोसेस होती है। जो पहले से पहले से कहाँ से हो? पहले से नहीं होता है, नहीं, मेमोरी इकट्ठा होती है। जन्म लेते हैं तब से जन्म लेता है तब तो उसके अंदर कुछ नहीं है, सब ब्लैंक है, ठीक है। तो कुछ मेमोरी पड़ी है वो सुसुप्त अवस्था के अंदर है, वो पूर्व जन्म की है, पर वो काम नहीं कर वो भी काम नहीं करता। नहीं। अब जो है वो बच्चा मान के 2 साल का हुआ, 1.5 साल का, 2 साल का हुआ, तो वो रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कि सीखता है। कभी मम्मी कहती है कि देखो ये है, ये चौक है, तो बच्चा देखेगा कि ये चौक है। अब ये चीज़ इसकी मेमोरी में चली जाएगी, इसको चौक कहते हैं, ठीक है। फिर मम्मी उसको और सिखाएगी, तो धीरे धीरे करके इसकी मेमोरी बढ़ने लगती है। फिर स्कूल जाती है तो वहाँ से मेमोरी लेती है, उसके फ्रेंड से मिलती है तो वहाँ से मेमोरी लेती है। इस तरह हमारी मेमोरी इकट्ठा होती है। उसके बाद जो पहले का मेमोरी है वो बाद में काम करना शुरू करता वो मेमोरी नहीं, वो संस्कार के रूप में आता है, वो मेमोरी नहीं, वो संस्कार फिर आएगा। अब जो हम अंदर जो लेते हैं वो किस प्रकार का लेंगे, वो संस्कार। तो एक बच्चा है, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोलेगा, और एक बच्चा एकदम जल्दी से झूठ सीख लेगा। क्यों? क्योंकि वो संस्कार वो लेके आया है। वो संस्कार क्या है? वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होके आया, समझे? पर हर जन्म में मेमोरी तो फ्रेश बनती है, पैटर्न होती है, एक पैटर्न अलग चीज है और मेमोरी फ्रेश बनना अलग चीज है। पैटर्न लेके आ रहा है, गुस्सा की पैटर्न में लेके आया, अब गुस्सा एक जन्म में मैं नया बना रहा हूँ कि वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, बराबर? तो पैटर्न के हिसाब से हमारे अंदर चीजें बनती है। सर, तो सपोज हमारे दोस्त को कोई पीट रहा है तो हमारे भाव ऐसे गुस्सा हो जाएगा, तो गुस्सा में तो इम्पल्स माइनस होते हैं, लेकिन दोस्त को ये भिड़ जाना तो पॉजिटिव बात है। वो इसमें इम्पल्स कैसे होगा? वो कुदरत ये नहीं देखती है कि तुम्हारा फ्रेंड है कि नहीं, ये भाव देखती है। कुदरत की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। तो इसमें माइनस हो गई या प्लस हो? ये देखो आपके अंदर वो ये व्यक्ति जो है उसको बचाने का एक भाव आता है तो प्लस बनता है, पर वो भाव के साथ में ऐसा आता है कि उसको मैं मारूं, वो तो आएगा दोस्त को मारे तो फिर वो तो माइनस में ही सब जाएगा। वो तो मैं ऐसा एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा फ्रेंड है और मैं उसको बचाता हूँ, तो वो कुदरत में अच्छा है, कुदरत में वो नहीं। तो भाव के तो कुदरत में मिलेंगे। कुदरत में वही चीज है कि आपके अंदर ये नेगेटिव भाव है कि नहीं, कारण अच्छा है या बुरा है, कारण से लेना देना नहीं। आपके अंदर चलो भाव अच्छा है कि मेरे फ्रेंड के बचाने के लिए भाव अच्छा है, पर जो हो रहा है, जो बन रहा है, वो तो पूरी चीज बन रही है। अब दूसरों को मारने जाओगे तो वो तो बन गई नेगेटिव चीज पूरी। आप ये कर सकते हो, उसको कहीं रोक सकते हो, किसी को दोनों के बीच में थोड़ा ये कॉम्प्रोमाइज करा सकते हो, तो वो पॉजिटिव बनेगा। तो आप भी कुश्ती में लग जाओगे तो फिर गया। हाँ सर, अगर कोई प्रोफेशन ऐसा कि कोई आदमी बहुत सारी अच्छी पढ़ाई करके कोई पुलिस ऑफिसर, अब अफसर बनने के बाद वो आदमी को पूरी जिंदगी अपनी गुस्सा ही करना है। क्यों? तो वो काफी ऐसा है। किसने कहा? पुलिस अफसर को तो पुलिस ऑफिसर हुआ तो गुस्सा करना है। सारे आरोपियों के साथ भी हाँ तो क्यों? क्या आरोपी? देखो आरोपी, ये तो हमारे दिमाग की गलत सोच है ना, इसको बदलना है। आरोपी जो है वो आरोपी को आप बदलोगे कि आरोपी को सजा दोगे तब वो सुधर जाएगा, आप ऐसा मानते हो? अगर आप आरोपी को कुछ उसके साथ प्रेम से नहीं ये करोगे, उसके साथ और प्रकार से कुछ नहीं करोगे, गुस्सा ही करोगे, तो वो तो क्रिमिनल जिंदगी भर रहेगा। आपने क्या किया? हमें तो उसको सुधारना। सर जैसे अगर कोई फौजी युद्ध में मैदान में खड़ा है और सामने युद्ध चल रहा है तो वहाँ तो गीता में क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन को क्या कहा? ऐसा कहा कि मत मारना ड्यूटी, वो उसकी ड्यूटी है, वो तो मारना पड़ेगा ना।
कंफ्यूजन वही है। नहीं, कंफ्यूजन क्यों है? गीता पढ़ो। अगर कोई एम के साथ हम कुछ करते हैं तो वो एम इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कर्म करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ड्यूटी, ड्यूटी। गीता का सार क्या है? भगवान ने क्या है? अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन यही हमारे जैसे ही सामान्य आदमी था। वो ऐसा रोना धोने लगा, अरे ये तो मेरा चाचा का लड़का है, ये तो मामा का लड़का है, ये तो ये है, मैं उसको कैसे मारूं? तो भगवान ने क्या कहा? तेरा कर्म क्या है? हमें तो ये डिसीजन लेने में ही दिक्कत हो जाती है कि हमारी ड्यूटी क्या है। अगर किसी को मारे तो ये लगता है कि ये गलत है, और अगर दोस्त की जान ना बचाए तो ये हमारी ड्यूटी। जान बचाने के लिए दूसरों को मारना थोड़ी जरूरी है। जान बचाने का ये सोच को कर लो। ये बोले ना कि अगर कोई, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उनको तो मैंने जवाब वही दिया ना कि कॉम्प्रोमाइज कराओ। तो दूसरों को मारोगे तो उसकी जान बच जाएगी। कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। हर सोसाइटी में हर व्यक्ति ऐसा ही करने लगेगा तो सोसाइटी क्या हो गई? कचरा हो जाएगी। हर एक दूसरे को मारने ही लगेंगे कि ये तो मेरे चाचा को मारा, ये तो फ्रेंड को मारा, ये तो मामा को मारा, मैं भी उसको मारूं। तो हम इंसान है कि ये पशु है? ये तो पशु जगत में होता है, तो हम इंसान का है। तो फिर ये तो हमारा बिहेवियर पशु जैसा हो गया। पहले समझाना चाहिए, उसके बाद ये समझ में आना चाहिए। अब हम इंसान है तो हमारी इंसान की तरह की सोच तो होनी चाहिए। हम पशु की तरह सोचेंगे और झगड़ने लगेंगे तो फिर पशु ही है। ये